करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग विषयों को जो है पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आगमन विधि के 2 प्रकारों के बारे में पढ़ा था और हमने प्रयोगात्मक विधि पढ़ी थी अलग से। आज हम बात करेंगे अपनी अगली मेथड और विधि के बारे में, जिसे हम कहते हैं निरीक्षण विधि। ठीक है, निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन मेथड भी आप इसे कह सकते हैं। निरीक्षण का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन मतलब जब आप किसी चीज की क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो जांच विधि आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, निरीक्षण विधि, और हम इसे इंस्पेक्शन विधि भी कहते हैं। इंस्पेक्शन मेथड। तो निरीक्षण विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु तथ्य का स्वयं हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। मतलब हम खुद से क्या करना चाहते हैं, उसका पता लगाना चाहते हैं, खुद से क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, आप कह सकते हैं। आप उसका क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। तो निरीक्षण विधि में ऐसी विधि जिसके द्वारा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, अवसर देंगे आपकी वो क्या कर पाए, खुद से चीजों के बारे में खोज पाए, वस्तुओं का पता लगा पाए, उनके निष्कर्ष निकाल पाए। ठीक है, तो इसके प्रयोग के द्वारा, इसके क्या प्रयोग के द्वारा हम अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं और नई नई बातों को जो है अपने ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं या नया ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। इसमें आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, समझ रहे कि जिस ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूसा जाता है वह कभी भी स्थायी नहीं रहता। मतलब जो भी आप चीजें कैसे करते हो, रट लेते हो। ठीक है, कि परीक्षाएं आ रही, हमने चीजों को क्या किया, रट लिया, क्योंकि हमें परीक्षाओं में अच्छे नंबर लेने हैं। तो अगर आप इस तरह से किसी भी चीज को याद करने का प्रयास करते हैं तो वो क्या है, अस्थायी है। कुछ ही समय के लिए वो आपके मस्तिष्क में रहती है, लेकिन थोड़े समय के बाद जैसे ही आप क्या, मान लीजिए परीक्षा हो गई, उससे संबंधित सारी बातें आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसा ज्ञान जो आपने बलपूर्वक प्राप्त किया है, मतलब जानबूझकर अपने मस्तिष्क में क्या किया, घुसा लिया क्योंकि आपकी आवश्यकता थी, वह कभी भी क्या नहीं होता, स्थायी नहीं होता। अर्थात उसे बालक कुछ दिनों के बाद क्या है, भूल जाता है। इसके विपरीत जिस ज्ञान को बालक अपने स्वयं के प्रयास की सहायता से इधर उधर घूम के, मतलब जो चीजें आप खुद से क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एक सहज ज्ञान जो आप प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्ञान हमेशा आपके पास कैसा रहता है, स्थायी रहता है। ठीक है, तो निरीक्षण विधि में आपको ये देखने को मिलता है कि जब हम निरीक्षण विधि की बात करते हैं या फिर इंस्पेक्शन मेथड की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अवसर है। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के बारे में, भाई कोई चीज है आपके पास, उस वस्तु के बारे में, किसी सामग्री के बारे में, कोई सामान है, या फिर व्यवहार, व्यवहार की स्थिति और अखंडता का, अखंडता का हम क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। मतलब आप पता लगा सकते हैं कि क्या ये वास्तविकता में सही है या नहीं है, या कितनी सही है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, निरीक्षण विधि का हम क्या करते हैं, ठीक है, अखंडता का आकलन करने के लिए हम इस विधि को क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और ये क्या है, एक तरह का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस हमें इसमें क्या है, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या ऑप्शन है, आप सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं। मतलब हर चीज आपको अपनी आंखों के सामने देखने का आपको अवसर मिलता है। ठीक है, ये किस पर आधारित होती है, ये सेंसर तकनीकों पर। ठीक है, सेंसर जैसे जिसमें क्या होता है कि जैसे ऑटोमेटिक चीजें होती हैं, ऑटोमेटिक चीजों में क्या सेंसर लगे होते हैं, और उन चीजों में वो सेंसर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे ट्रेन का आपने देखा है कि एक्सीडेंट रोकने के लिए उसमें सेंसर लगा दिए जाते हैं कि सामने से अगर कोई वस्तु आती है तो वो स्वयं क्या करेगी, अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करने लगती है और रुक जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने, जैसे ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, आपने लिफ्ट देखा है, लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट के बीच में खड़ा है तो उसके डोर में जो सेंसर लगे होते हैं वो उसको फिर से ओपन कर देते हैं। ठीक है, कि उनको ये पता लगता है। आजकल टैप भी आपने देखें कि आप पानी के में हाथ धोने जाते हैं किसी नल के नीचे, तो हाथ करेंगे तो पानी अपने आप बाहर आता है, आपको नल खोलने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या है, सेंसर आधारित है।
तो ऐसी चीजें कैसी होती है, सेंसर आधारित, या फिर आप कह सकते हैं कैसी है, हमारी टेक्नोलॉजी पर आधारित, तकनीकी चीजों पर आधारित है। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, वास्तविकता में परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी भी किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई होंगी, उसने ऐसा विचार किया होगा, तो ये कैसी है कि सेंसर पर आधारित है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक परीक्षण आप कह सकते हैं, इसमें उदाहरण की अगर बात करें, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में आप क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मनोविज्ञान में अगर आप व्यवहार के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप इस विधि को मनोविज्ञान के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में कोई बदलाव है और आप पता लगाना चाहते हैं कि क्यों है, तो आप निरीक्षण विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज की गुणवत्ता को चेक करना है, कि आप जानना चाहते हैं कि किसी वस्तु की प्योरिटी कितनी है, शुद्धता कितनी है, तब भी आप निरीक्षण विधि का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसी कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस जिसे आप कहते हैं, ऐसे विषय को पढ़ाने के लिए या सीखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और गणित यानी मैथ्स जो है, उसके तथ्यों को भी याद करने के लिए, उसको अवलोकन करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इस विधि को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब अलग अलग विषयों को आप पढ़ाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको अवसर देती है चीजों को परखने का, वस्तु के बारे में पता लगाने का, घटनाओं के बारे में पता लगाने का, परिस्थिति के आधार पर निरीक्षण करने का आपको अवसर देती है, और सही जानकारी जो है आप इससे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी आप निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण के द्वारा जो भी ज्ञान आप ग्रहण करते हैं, वह कैसा रहता है, आपके मस्तिष्क में एक लंबे समय तक आपकी स्मृति का अंग बन जाता है। मतलब आपके मस्तिष्क का क्या बन गया, एक हिस्सा बन गया, और हमेशा आपको क्या रहेगा, ये याद रहेगा, स्थायी रहेगा, कि आपने जब ये परीक्षण किया था, ऐसा एक्सपेरिमेंट या निरीक्षण जांच की थी, तो आपका रिजल्ट ये आया था, वो हमेशा आपके माइंड में बना रहेगा। उसके दौरान क्या क्या मुश्किलें आपने जो आपको मिली हैं, वो भी आपको हमेशा याद रहेंगी। तो इस दृष्टि से निरीक्षण विधि भी क्या है, शिक्षण की अन्य विधियों की भांति अत्यंत उपयोगी है। जैसे आपने प्रयोगात्मक विधि पढ़ी, इससे पहले हमने सांख्यिकी विधि पढ़ी थी, ठीक है, उससे पहले आपने आगमन और निगमन विधि पढ़ी थी। तो इस तरह की जितनी भी विधियां हैं, ठीक है, जो आपको एक्सपीरियंस करने का अवसर देती हैं, स्वयं कुछ करने का अनुभव आपको सिखाती हैं, ये कैसी होती हैं, ये आपके लिए अत्यंत अच्छी और बेहतर होती है, क्योंकि आपको एक सही ज्ञान जो है इससे प्राप्त होता है, और लंबे समय तक आपको उसे रटने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक बार कोई प्रोसेस किया है, वो लंबे समय तक आपको बातें याद रहती हैं। तो स्वाभाविक ज्ञान आप कह सकते हैं, आपने ग्रहण किया, आपकी रुचि उत्पन्न होती है, चीजों को सीखने में, उसके प्रति जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो हम कहेंगे कि ये जो विधियां होती हैं इस प्रकार की, वो हमारे लिए क्या होती है, अच्छी होती हैं। फिर इस विधि का अगर आप प्रयोग करते समय बालकों को कुछ नहीं बताते, अपितु वह उनको विभिन्न वस्तु, परिस्थिति और घटनाओं के निरीक्षण करने का केवल उत्साह वर्णन करता है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, हम निरीक्षण विधि में बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाते। ठीक है, तो उसमें कुछ भी आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, उनके लिए एक अवसर उपलब्ध कराना है, कि आपको उन्हें एक अवसर देना है कि उन्हें खुद से क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, तो इस विधि में का प्रयोग जब आप करते हैं, तो हम बालक को कुछ भी जो है पहले आप नहीं बताते हैं, कि क्या आपका जो रिजल्ट निकलेगा या जो परिणाम निकलेगा, उसके बारे में उससे पहले कुछ भी पता नहीं होता। वो खुद से क्या कर रहा है, उस अवसर का सदुपयोग करेगा। ठीक है, परिस्थिति के आधार पर, या फिर आप कह सकते हैं कि जो घटना है, उस घटना के आधार पर जो भी जानकारी मिलेगी, उस चीज के आधार पर वो क्या करेगा, अपने निरीक्षण को, अपनी जांच को पूरा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें क्या करती है, उसके अंदर एक उत्साह लेकर आती है, कि वो ये देखेगा कि मेरा परिणाम क्या निकलने वाला है। ठीक है, तो जैसे कोई भी व्यक्ति किसी चीज के बारे में जब जानने का प्रयास करता है, आप मूवी देखते हो, शुरू में जब ट्रेलर देखते हो, तो आपको एक अंदर एक उत्साह आ जाता है, कि अब इसमें पूरी मूवी में पता नहीं क्या होगा, तो आपको उसी तरह की एक क्या है, आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करता है ये, और फिर आप जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि अगला जो चीज होगी, या अगला जो परिणाम होगा, हमें क्या प्राप्त होगा। तो आपके अंदर एक रुचि उत्पन्न करता है। ठीक है, जिससे आप अवलोकन, स्वतंत्र चिंतन कर सकते हैं। मतलब आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर, दबाव नहीं होता, कि आपको इसी दिशा में सोचना है या विचार करना है, या यही परिणाम आना चाहिए, क्योंकि आप उसके परिणाम से क्या है, अपरिचित हैं। और जब हम परिणाम से अपरिचित होते हैं, तो आपके पास क्या है, एक स्वतंत्र
स्वतंत्र क्या है, विचारधारा है कि आप हर तरीके से क्या कर सकते हैं, उस चीज के लिए सोच सकते हैं, उसके परिणाम के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो निरीक्षण विधि में आपको क्या मिलता है, ये सारे अवसर प्राप्त होते हैं और इसके द्वारा आप स्वयं क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आपको स्वयं जो है जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, फिर इस विधि का प्रयोग करके सभी विषयों के शिक्षण में आपको सफलता मिलती है। लेकिन इससे हमने अभी कहा कि कंप्यूटर साइंस जैसे विषय, ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसी चीजें जो है आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर सफलता पूर्वक जो है हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में। ये विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है कि अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, सामाजिक अध्ययन, क्योंकि हम इसमें व्यवहार की बात करते हैं, तो व्यवहार किससे संबंधित है, हमारे समाज से, जैसे मनोविज्ञान से संबंधित है। तो इस विधि में आप क्या कर सकते हैं, इस विधि का उपयोग जो है आपके लिए इस चीज के लिए भी क्या है, बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, फिर आपको इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें दो अवसर मिलते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक अगर आप निरीक्षण कर रहे हैं, तो इस विधि के क्या है, कुछ सोपान हमें बताए हुए हैं कि इसमें क्या है, कुछ पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, आपके पास एक चरण आता है जिसमें हमें क्या करने को मिलता है, निर्धारण करना है आपको। ठीक है, प्री डिसाइड। तो इस सोपान में या इस पार्ट में आप कहेंगे कि जो शिक्षक है वो बालक को जिस वस्तु या घटना का निरीक्षण कराना चाहता है, उसे बालक को बिना बताए हुए पहले पूर्ण रूप से क्या है, जांच करने के बाद अथवा निश्चित या निर्धारित करता है। ठीक है, कि क्या करेगा, वो पहले से ही एक चीज का निर्धारण कर लेगा कि बच्चों को वो जिस भी घटना के बारे में क्या कराना चाहता है, अवगत कराना चाहते हैं, या फिर वो ये चाहता है शिक्षक कि बच्चा क्या करे, इस चीज की या इस घटना का वो क्या करे, निरीक्षण करे। ठीक है, घटना या वस्तु का वो उससे क्या करना है, निरीक्षण करना चाहता है। तो क्या करेगा, बच्चे को बिल्कुल भी इस बारे में पहले से ही हम कुछ नहीं बताते। ठीक है, जबकि हमने प्रयोगात्मक विधि जब पढ़ी थी तो आपको याद होगा, प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है कि एक प्रॉपर गाइडेंस, आपको पूरी विधि बताई जाती है। ठीक है, आपको ये भी बता दिया जाता है कि ऐसा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पहले से परफॉर्म हो चुके हैं। लेकिन इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आपको बिल्कुल भी इस बारे में पहले से कुछ नहीं बताया जाता। तो पहले से बिना बताए हुए पूर्ण रूप से हम क्या करते हैं, जांच करने के बाद कि अध्यापक क्या करेगा, पहले स्वयं इसके बारे में क्या कर लेगा, निरीक्षण कर लेगा, जांच कर लेगा, और फिर वो क्या करेगा, आपके लिए इस चीज का निर्धारण करेगा कि क्या ये विधि आपके लिए उपयुक्त है या फिर इस चीज को सिखाने के लिए उपयुक्त है। फिर वो आपको क्या देगा, निर्धारण करने के बाद आपको अवसर प्राप्त होगा कि आप भी क्या कर पाएंगे, निरीक्षण कर पाएंगे, जांच कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि अध्यापक आपके लिए क्या कर रहा है, पहले से ही वो एक चीज का निरीक्षण कर लेता है। अब वो चाहता है कि बच्चे जो है उसके बारे में स्वतंत्र रूप से जानकारी प्राप्त करें कि ऐसा भी होता है। ठीक है, वास्तविकता के बारे में जानकारी प्राप्त करें या फिर स्वयं क्या करे, चीजों को सीखने का प्रयास करें। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है कि पहले वो स्वयं इस चीज को करके देखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या देगा, आपको अवसर देगा कि आप भी जो है इसको कर सके। दूसरा जो इसका चरण है या सोपान है, आप कहेंगे कि ये क्या करता है, आपका ध्यान आकर्षित करता है, मतलब आपको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे जिस चीज, जो चीज आपको दिखती है, अगर आपको वो पसंद आ रही है तो मतलब आप उससे क्या है, अट्रैक्टेड है, आकर्षित है। जरूरी नहीं कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज आपको देखने को लगती है तो उसके द्वारा भी। तो इस सोपान में जो शिक्षक है, वो शिक्षक क्या करेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा बच्चों से, और प्रश्नों के माध्यम से क्या है, आपके अंदर रुचि उत्पन्न करेगा। ठीक है, आपके पूर्व ज्ञान की जांच भी वो कर सकता है कि आप इसके बारे में क्या करेगा, पहले आपको कितना पता है, वो क्या करना चाहता है, जांच करना चाहता है। ठीक है, और क्या करना चाहता है, आपके अंदर रुचि, आपके अंदर इंटरेस्ट जो है वो उत्पन्न करना चाहता है, आपको इस चीज के प्रति क्या करना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है कि आप इसको सीखने के लिए क्या हो, उत्सुक हो। तो इसके लिए वो क्या करता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अलग अलग तरह के प्रश्न वो उसी विषय वस्तु से संबंधित जो है पूछेगा। ठीक है, ये उस घटना से संबंधित पूछेगा, जिससे क्या है, आपको उसको जानने के बारे में क्या होगा, एक आकर्षण उत्पन्न होगा और इससे आपकी रुचि उत्पन्न होगी, और आप उस में गतिविधि में क्या करेंगे, अपना
बेहतर प्रदर्शन जो है गतिविधियों में कर पाएंगे। ठीक है, गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या करती है, ये आपको प्रेरित करती है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या मिलेगा, आपको आकर्षित करने के लिए जो अध्यापक है वो आपसे प्रश्न पूछेगा, आपके मन में एक जागृति उत्पन्न करेगा, जिज्ञासा चीजों को जानने के लिए, वस्तु और घटना की तरफ आपको आकर्षित करने के लिए। तीसरा जो इसका चरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि लेखबद्ध करना, मतलब चीजों को क्या कर लेना, नोट कर लेना। तो इस सोपान में आपको क्या करना है, जो भी निरीक्षण आप कर रहे हैं, जिस भी वस्तु का, जिस भी घटना का, उस विषय के बारे में जो भी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है, वो जानकारी आपको क्या करनी है, नोट कर लेनी है। ठीक है, तो जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने पास कोई डायरी रख सकते हैं, ठीक है, अपने पास कोई नोटबुक रख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप क्या करना चाहते हैं, चीजों को नोट करना चाहते हैं या रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, हर एक स्टेप को, ठीक है, कि क्या क्या जानकारी आपको उससे मिल रही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, उस जानकारी को आप क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। इससे ये होता है कि दोबारा आप क्या कर सकते हैं, उसको एक बार देख सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि है तो उसको कम कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि दोबारा कहीं कुछ छूट रहा है तो हम उसे दोबारा से जांच जो है हम उसकी कर सकते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो ये 305 जो है आपको निरीक्षण विधि में क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, निरीक्षण विधि के गुणों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या बेनिफिट होता है अगर हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो गुणों की अगर आप बात करें, क्या क्या अच्छी क्वालिटीज हैं, तो इस विधि के प्रयोग से बालक को अवलोकन करने का और निरीक्षण के द्वारा जो है स्वयं ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, कि आपको क्या मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है, ठीक है, किस चीज का, स्वयं सीखने का, जिसके लिए बच्चे बड़े उत्सुक रहते हैं। आपने देखा है कि उन्हें खुद से करने में बड़ा ही आनंद आता है चीजों को। ठीक है, वो खुद से चीजों को करने के लिए जो है हमेशा तैयार रहते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा अवसर ये जो विधि है उपलब्ध कराती है कि बालक क्या कर पाएगा, अवलोकन कर पाएगा, चीजों को खुद से जो है वो देख पाएगा, और ये अवसर उसे और कहीं प्राप्त नहीं होगा शिक्षा के अलावा। दूसरा ये है कि आपको इससे क्या बेनिफिट होता है कि इस विधि के द्वारा शिक्षण करने से बालक स्वतंत्र रूप से देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके को एक अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, ठीक है, कि स्वतंत्र विचार करने का, स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर आपको प्रदान करती है। ठीक है, तो इससे क्या है, आपके अंदर अच्छे विचारधारा जो है उत्पन्न होती है, आप स्वयं जो है सीख पाते हैं, आपकी अभिव्यक्ति का जो है विकास होता है, सोचने की क्षमता का विकास होता है। तो ये आपको विकसित करने के लिए भी बड़ी उपयोगी है। ठीक है, कि आप अलग अलग हर पहलू के बारे में जो है विचार कर पाते हैं, स्वतंत्र विचारधारा जो है आपको इससे प्राप्त होती है। ठीक है, तीसरा जो बेनिफिट है कि गुण आप कह सकते हैं, फायदा कह सकते हैं, ठीक है, कि इस विधि के द्वारा अगर आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यह है बालकों को वस्तुओं, घटनाओं की समानताओं और असमानताओं के बीच में संबंध स्थापित करने में क्या करती है, सरलता उत्पन्न करती है, कि आप क्या कर पाएंगे, ये आपको अवसर देगी, ठीक है, कि आप किसी भी वस्तु में या किसी घटना में, ठीक है, उसकी समानताएं व असमानताएं, ठीक है, उनको क्या कर पाएंगे, स्वयं खुद से हम क्या कर पाएंगे, उसका पता लगा पाएंगे। ठीक है, कि क्या किसी चीज में समानता हो सकती है, क्या किसी चीज में अंतर होता है। ठीक है, समानताएं और अंतर के बारे में हमें पता लगेगा। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ या एक घटना का दूसरी घटना के साथ जो संबंध है, कि क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, उस रिलेशन को समझने में, ठीक है, उसके बीच में एक संबंध स्थापित करने में ये क्या करता है, आपकी सहायता करता है। तो आप क्या कर पाते हैं, चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं कि पहले ऐसा हुआ होगा,
फिर दूसरा जो प्रोसेस है वो हुआ होगा, उसके बाद ऐसा कोई परिणाम निकला होगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, चीजों को जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। फिर इस विधि के प्रयोग से निष्कर्ष जो है वो आसानी से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ता है, आपको जो परिणाम है वो बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये सारे बेनिफिट जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर इस विधि में आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ दोष भी देखने को मिलते हैं कि अगर अच्छाइयां हैं तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब आप निरीक्षण की बात करते हैं, निरीक्षण विधि के दोष में, तो सबसे पहला जो दोष है, इस विधि को उद्देश्य पूर्ण या क्रमबद्ध बनाने के लिए योग्य, अनुभवी और चतुर शिक्षक की आवश्यकता होती है, जो आसानी से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कि आपको क्या है कि हम जब भी किसी भी निरीक्षण की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज की जांच करने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास जो अध्यापक है वो क्या करे, विषय को या जिस भी टॉपिक को वो पढ़ाना चाहता है इसके द्वारा, ठीक है, उसको वो किस प्रकार से एक जांच में परिवर्तित करेगा, इसका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, इसका अनुभव होना चाहिए कि कंटेंट को निरीक्षण में कैसे बदला जाए। तो आप कहेंगे कि एक अच्छे योग्यता और अनुभवी शिक्षक की क्या होती है, हमें इसके लिए आवश्यकता होती है, जो कि आपको शीघ्र प्राप्त नहीं होते। ठीक है, और कुछ हम कह सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, कैसा शिक्षक होना चाहिए, जो कौशल युक्त हो, जिसके पास पहले से क्या हो, ऐसे स्किल हो जो हमारी इन आवश्यकताओं की क्या कर सके, पूर्ति कर सके। ठीक है, तो आपके इस काम को सरल बनाने के लिए एक अच्छे अनुभवी योग्य शिक्षक की जो आवश्यकता है वो होती है, जो कि आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि इस विधि के द्वारा अनावश्यक बातों के निरीक्षण के लिए अधिक समय नष्ट हो जाता है। ठीक है, कि जब भी हम कोई किसी चीज की जांच कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि जांच के दौरान हमेशा आपको सही बातें ही सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आपके पास वहां पर बहुत सारा ज्ञान होता है। ठीक है, एक ऐसी चीजें होती है जो आपके लिए क्या है, आवश्यक है, मतलब जो जिनको आपको सीखने से बहुत कुछ आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो अनावश्यक ज्ञान के रूप में होती है, मतलब आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप जब ये प्रोसेस कर रहे हैं तो इसका एक पार्ट है, वो आपको देखने को सुनने को अवश्य मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो अनावश्यक बातें, तो कभी कभी क्या होता है कि सही चीजों के प्रति फोकस ना करने से बच्चे वैसी चीजें सीख लेते हैं जो उनके लिए जरूरी नहीं है, या उस विषय से संबंधित चीजें जरूरी नहीं थी, और आपका तो जो समय है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, ये थोड़ी सी अनुपयुक्त है। तीसरा जो आपको दोष देखने को मिलता है कि यह निरीक्षण विधि को स्वाभाविक नहीं बनाया जा सकता, और ये मित व्यता का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, कि ये विधि कैसी है, ये स्वाभाविक नहीं है, अच्छी नहीं है, और इसमें मतलब मित्र व्यता का अभाव कैसे होता है, कि जो मित्रता है वो उसका अभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप निरीक्षण कर रहे हैं ना, जब आप किसी चीज की जांच कर रहे हैं, तो उस जांच में अलग अलग लोग, मतलब आपके मित्र भी आपके साथ अलग एक जांच कर रहे होंगे, और वो अपने परिणामों को लेकर क्या कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मतलब क्या कर रहे हो, जांच करें किसी चीज की, ठीक है, और उसमें क्या हो, प्रतिस्पर्धा देखने को मिले, लड़ाई हो सकती है एक दूसरे के उत्तर को लेकर, हम क्या कर सकते हैं कि संतुष्ट ना हो, तो मित्रता जो है आपकी उससे क्या होगी, बाधित हो जाएगी। ठीक है, उससे आपकी मित्रता पर बहुत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे कि इससे क्या निष्कर्ष आपको देखने को मिलता है। तो निष्कर्ष यानी पूरे सारी चीजों को आप जब देख लेते हैं तो इससे आपको क्या निष्कर्ष देखने को मिलता है, क्या कंक्लूजन निकलेगा इन बातों से। तो उपयुक्त विवरण से, मतलब अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी हैं उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जब आप निरीक्षण विधि की बात करते हैं, तो इससे आपको प्राय अनावश्यक बातों के निरीक्षण में अधिक समय नष्ट होने से ये विधि थोड़ी सी आपको अनुपयुक्त लग सकती है, कि अच्छी नहीं है। पर अगर एक अच्छा शिक्षक है, अनुभवी शिक्षक है, एक आप कह सकते हैं स्किलफुल टीचर है, तो वो क्या करेगा, आपके लिए ऐसी चीजों को सफलता से इस चीज में डालेगा या लेकर आएगा, जो आपको सही शिक्षा या फिर सही चीजों का क्या कराएंगी, बोध कराएंगी। मतलब आपके लिए ऐसे अवसर वो उपलब्ध कराएगा। ठीक है,
या फिर इस प्रकार का वातावरण आपके लिए बनाएगा कि आप हमेशा वही चीजें सीखें जो आपके लिए क्या है, उपयोगी हैं, अच्छी हैं। तो बालकों के विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं के ज्ञान को उनके निरीक्षण के द्वारा सहज जो है वो क्या कर सकता है, आपको आसान तरीके से सिखाने की कोशिश वो अपने स्तर पर कर सकता है। तो इसके लिए जो शिक्षक है उस पर, मतलब आप कह सकते हैं कि सारी जो एक्टिविटी है वो किस पर आधारित है, वो शिक्षक पर आधारित है। कि शिक्षक अगर अच्छी व्यवस्थाएं या अच्छा वातावरण नहीं बना पाएगा तो बच्चों का समय व्यर्थ होगा, ठीक है, और उनको अनावश्यक बातें सीखने को मिलेंगी जो कि उनके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। जो सही और स्वाभाविक ज्ञान हमें उन्हें देना था वो उससे क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हर एक चीज को फोकस करने के लिए अध्यापक का स्किलफुल होना, कौशल युक्त होना जो है बहुत जरूरी है इसके लिए। फिर विभिन्न विधियों के अर्थ, विभिन्न शिक्षण विधियों के बारे में जब हम बात करते हैं उनके अर्थ, सोपान और गुणों पर प्रकाश डालने के बाद हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि अभी तक हमने जितनी भी विधियां पढ़ी हैं उनमें से सभी विधियों में आपसी कोई विरोध नहीं है। मतलब कि कोई विधि ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि अभी तक आपने देखे, हमने सबसे पहले निगमन विधि पढ़ी थी, ठीक है, फिर उसके बाद हमने आगमन विधि पढ़ी, ठीक है। आगमन विधि में भी हमने देखा कि इसके क्या होते हैं, दो पार्ट हैं जिनके बारे में हमने बात की थी कि दो, एक प्रयोगात्मक होती है, ठीक है, और एक सांख्यिकी होती है। दोनों के बारे में हमने पढ़ा, दोनों का अपना अपना क्या है, एक आधार है। फिर हमने प्रयोगात्मक विधि के बारे में अलग से पढ़ा था जो आगमन विधि का भाग नहीं है। उसके बाद हम निरीक्षण विधि के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब फोर्थ, वैसे देखें तो सिक्स्थ, लेकिन हम चार आधार पर कह सकते हैं कि चार विधियां हमने पढ़ी। लेकिन इनमें आप ये देखिए कि किसी भी विधि में आपको ये नहीं बताया गया है कि आप इस विधि का उपयोग ना करें, ठीक है, कि ये विधियां जो है अलग अलग लोगों के द्वारा दी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि कोई भी एजुकेशनिस्ट, कोई भी शिक्षा शास्त्री, कोई भी साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते कि ये विधि अच्छी नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको ये जरूर बताते हैं कि इस विषय को पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कोई भी विधि एक दूसरे को ये नहीं कहती कि ये खराब है, ठीक है, कि अगर निगमन विधि बेकार है या आगमन विधि, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो आपस में इसमें कोई भी विरोध आपको देखने को नहीं मिलता। इन सब में पर्याप्त क्या है, मेल है। मतलब कि आप इन सब का इस्तेमाल एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका विषय, आपका टॉपिक इस विधि से पढ़ाया जाए या एक से ज्यादा विधि आपको इस्तेमाल करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अर्थात वे सब एक दूसरे की क्या है, पूरक है, मतलब एक दूसरे को सहयोग करती हैं, ठीक है। कि आप जो चीजें निगमन विधि से नहीं पढ़ा सकते वो आप आगमन विधि से पढ़ा लीजिए। जो आप आगमन विधि से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि उसमें प्रयोग भी आवश्यक है तो आप प्रयोगात्मक विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप निरीक्षण विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप किसी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही विधि आपको इस्तेमाल करनी है। तो आवश्यकता इस बात की है कि सफल शिक्षण के लिए कौन सी विधि, मतलब ये आप पर डिपेंड करता है। आपको अपने आधार पर इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव होना चाहिए कि जब आप किसी विषय को पढ़ा रहे हैं तो उपयुक्त विधि का चयन आप जो है वो कर पाए, ताकि जो विषय, जो टॉपिक आप लेकर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो उनको पूरी तरह से सीखने के उपयुक्त अवसर मिले। इस संबंध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि शिक्षा की उक्त सभी विधियों में सर्वोत्तम और उपयोगी विधि वह है जिसके द्वारा बच्चे की मानसिक परिपक्वता का, उसकी रुचियों का, उसके विकास के स्तरों का या फिर विषय सामग्री की हम क्या कर सकते हैं, आवश्यकताओं का जो है ध्यान रख सकते हैं, आवश्यकताओं की पूरी कर सकते हैं, ठीक है। कि आप किसी भी विधि का चुनाव कीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए जब भी आप विधि चुन रहे हैं उस विधि के आधार पर आप बच्चों की रुचि का, उनकी आवश्यकताओं का, ठीक है, उनकी मानसिक वृद्धि को ध्यान में रखकर क्या करें, विधि का चुनाव करें। तो आप बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, उनको सिखाने का प्रयास कर पाएंगे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, कंटेंट को सीखना जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि विषय सामग्री की जो आवश्यकता है हमें अलग अलग स्तरों पे होती है, कि अलग अलग चीजों को पढ़ाने के लिए जब आप विधि का चयन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग तरह की सामग्री भी आपको है उसके लिए आवश्यक होती है।
तो उनकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे, कैसे अपनी क्लास का संचालन करेंगे, कौन सी जो उपयुक्त विधि है। तो जैसे हमने बहुत सारी बातें की थी, जिसमें हमने देखा था कि कुछ विधि ऐसी होती है जैसे प्रयोग विधि है, अगर आप इसका इस्तेमाल प्राथमिक स्तर पर करेंगे तो ये उन बच्चों के लिए क्या है, प्राथमिक स्तर के लिए ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और इतना ज्यादा मानसिक विकास उसका नहीं होता है कि वो एक्सपेरिमेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो उपयुक्त नहीं होती। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, अपनी विधि का चुनाव करना है, ताकि बेहतर तरीके से आप एक क्लास को मैनेज कर सकें, आपकी सारी जो आवश्यकताएं हैं वो इस विधि के द्वारा जो है पूरी हो पाए, और एक बेहतर एनवायरनमेंट जो है आप क्या कर पाएंगे, इससे क्रिएट कर पाएंगे, जो सीखने के लिए क्या है अच्छा और उपयुक्त होता है। फिर जो भी विषय का हम चुनाव कर रहे हैं उसके अनुसार श्रेष्ठता मात्रा सीखने के अनुभव उत्पन्न करके शिक्षण के उद्देश्यों को, मतलब सबसे अच्छी विधि कौन सी है जो क्या करेगी, हमारी शिक्षा के उद्देश्यों को भी पूरा करेगी और हमारे बच्चों की मानसिक स्थिति के अनुसार जो है बिल्कुल उपयुक्त रहेगी, कि उनका जो मानसिक संतुलन है या मानसिक जो वृद्धि हो रही है उस आधार पर किस प्रकार की चीजें करने के वो क्या है, सक्षम है, योग्य है। उस आधार पर हमें क्या करना, अपने मेथड का चुनाव करना है। फिर आपको हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि कभी कभी एक ही शिक्षण में, यानी एक ही चीज को पढ़ाने के लिए आपको एक से अधिक विधि का प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। तो आप आसानी से आराम से क्या कर सकते हैं, विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी शिक्षा के कार्य को सफल बनाने के लिए। तो शिक्षक को आवश्यकता अनुसार कई विधियों का जो है प्रयोग करना पड़ता है, और वो निसंकोच होकर क्या कर सकता है, उसे ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अभी मैंने इस विधि का इस्तेमाल किया था, मैं दूसरी विधि का इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा। या तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार, ठीक है, आप अपनी जो है सरलता के अनुसार क्या कर सकते हैं, विधि का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की बाधा जो है नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को चुन सकते हैं। नवीन शिक्षकों ने, मतलब जो शिक्षक क्या है बिल्कुल नए हैं, छात्रों को भी सफल शिक्षण के लिए इसी नियम का जो है पालन करना चाहिए। मतलब कि ऐसे शिक्षक जो अभी क्या है नए हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, नए शिक्षक वो भी क्या कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक कर सकते हैं आराम से। ठीक है, एक से अधिक विधि का इस्तेमाल करें। बस उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक है, कि आपका जो शिक्षण का या किसी भी चीज को सिखाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आपका क्या हो जाए, पूरा हो जाए, तो आप किसी भी विधि का, किसी भी मेथड का क्या कर सकते हैं, इससे चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी निरीक्षण विधि के बारे में हमने, इसके गुण दोष बाकी सारी चीजों के बारे में भी जो है अच्छे से पढ़ लिया। फिर हम बात करेंगे कि निरीक्षण विधि के कई प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, कि इसके क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, कि निरीक्षण विधि कई प्रकार की होती है जो हमें बुक में नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि जब टाइप्स की बात होती है, निरीक्षण विधि के प्रकार। तो जब आप निरीक्षण विधि के प्रकारों की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कैसी होती है, ये एक हो सकती है प्रत्यक्ष, जो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है, प्रत्यक्ष वर्सेस अप्रत्यक्ष, जिसमें आप स्वयं क्या नहीं कर सकते, जांच नहीं कर सकते। तो इन दोनों के कंपैरिजन में, कि जब आप क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि डायरेक्ट क्या हो रही है, डायरेक्ट तरीके से आप चीजों को क्या कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो इसको हम प्रत्यक्ष अवलोकन कहते हैं। कि आप उसके सामने खड़े हैं, ठीक है, उन चीजों को होता हुआ आप जो है देखने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, तो प्रत्यक्ष अवलोकन है। जबकि बहुत बार क्या होते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ उपकरणों का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का जब हम यूज कर रहे हैं, उसमें आपको अप्रत्यक्ष अवलोकन करने का अवसर मिलता है। ठीक है, मतलब आपको दिखेगा नहीं कि हो क्या रहा है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट यानी परिणाम जानने को मिलता है। ठीक है, तो उसको हम अप्रत्यक्ष निरीक्षण विधि का नाम देते हैं।
दूसरा जो आपके पास होता है कि ये कैसी हो सकती है, ये नियंत्रण कंट्रोल भी हो सकती है बनाम, मतलब वर्सेस अनियंत्रित भी हो सकती है, कि इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये अनियंत्रित भी हो सकती है जो अपने आप कार्य कर रही है। ठीक है, तो नियंत्रित परिस्थितियों में, ठीक है, कि जब कोई भी अनुसंधान करता, कि जब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च करते वक्त वो क्या कर रहा है, चीजों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, व्यवहार का मान लीजिए आप अध्ययन कर रहे हैं, तो उस व्यवहार के अध्ययन में भी आप क्या कर रहे हैं, एक नियंत्रित चीज का, ठीक है, कि एक नियंत्रण के साथ किसी एक ही व्यवहार का आप क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि क्या है, ये एक तरह का नियंत्रित है, कंट्रोल्ड। आप क्या कर रहे हैं, एक कंट्रोल स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रकृति की बात करते हैं, प्राकृतिक वातावरण की, तो प्राकृतिक वातावरण आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये कैसा होता है, ये अनियंत्रित होता है। और उस वक्त आप जो भी सीख रहे हैं या जो भी आपको जानकारी मिलती है वो कैसी होती है, अनियंत्रित होती है, आपका उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, वो प्रोसेस शुरू भी अपने आप हुआ था, वो प्रोसेस खत्म भी अपने आप होगा। ठीक है, कंट्रोल में क्या होता है कि प्रोसेस आपने शुरू किया है और जितनी आपको आवश्यकता है उस आधार के बाद आप क्या कर देंगे, उसको रोक देंगे। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है क्या, स्वचालित। ठीक है, जो खुद से चलते हैं, जिसे आप कहते हैं ऑटोमेटिक, स्वचालित। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मैनुअल। तो स्वचालित में क्या होता है कि जैसे ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं कुछ जो अपने आप काम करेंगी, वो होती है स्वचालित। ठीक है, मैनुअल कौन सी होती है, मैनुअल जिनको आप क्या करते हैं, संचालित करते हैं, जिसे आप चलाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये कैसी है, मैनुअल, जिन्हें मनुष्य स्वयं क्या करता है, चलाता है, वो मैनुअल कहलाती हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास, मैनुअल निरीक्षण विधि का क्या है, एक प्रकार है। तो ऑटोमेटिक मशीनें जैसे जिसमें क्या होता है कि जो कुछ चीजें अपने आप स्वयं काम कर रही हैं, ठीक है, वो अपने आप चलती हैं, अपने आप बंद हो जाती हैं, सेंसर लगे होते हैं इसमें। ठीक है, ऐसी मशीनों में क्या होते हैं, सेंसर होते हैं। तो सेंसर, जैसे आपने लिफ्ट देखा है, लिफ्ट का डोर हम कभी बंद नहीं करते, वो अपने आप बंद हो जाता है अपने आप। ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर उसके सामने खड़ा है तो वो फिर से अपने आप ओपन हो जाती है। आप हाथ भी लेकर आते हैं तो वो आपके हाथ को क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है सेंसर के माध्यम से, और आपको जो है वो खुद से ओपन और खुद से बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज आपको संचालित करनी पड़ती है, जैसे मशीन आपके घर में होगी, वॉशिंग मशीन, आप उसको क्या करते हैं, पहले चला देते हैं, बाकी सारा प्रोसेस वो क्या करती है, अपने आप पूरा कर लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, मैनुअल है, कि एक बार आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, उसके बाद जो बाकी सारे काम है वो स्वयं पूरे कर देती है। तो ये क्या कहलाता है, ये स्वचालित और मैनुअल के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरह की चीजें जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो ये निरीक्षण विधि के क्या है, प्रकार हैं। फिर ये कैसी हो सकती है कि आपके पास इसमें, इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किन की चीजों का निरीक्षण कर सकते हैं, कि आप एक तो उत्पादों का निरीक्षण कर सकते हैं, कि कोई भी प्रोडक्ट है उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी जो क्वालिटी है, उसका आप क्या कर सकते हैं, निरीक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको जांच सकते हैं। ठीक है, उत्पादन के पूर्व की भी जांच जांच इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले भी आपने क्या करी, उसकी जांच करी। ठीक है, उत्पादन के दौरान अगर कोई चीज बन रही है, उसको उसके बनने के दौरान भी क्या कर सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट की जांच कर सकते हैं। ठीक है, शिपमेंट से पूर्व, मतलब जब आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को, उत्पादन को कहीं भेज रहे हैं, उसको भेजने से पहले भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी
क्वालिटी की, उसकी गुणवत्ता की जो है जांच की जा सकती है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इतने अवसर होते हैं इस विधि के माध्यम से क्या करना, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपकी क्वालिटी को कंट्रोल करता है, गुणवत्ता को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये आपको असटीक अवलोकन करने का अवसर देती है। असटीक अवलोकन मतलब जिसमें आपके पास क्या होती है कि शंका होती है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। तो जैसे आप समीकरण करते हैं, ठीक है, समीकरण किस में होते हैं, मैथ में होते हैं। तो समीकरण करते वक्त जैसे आपने x प्लस वाई इस प्रकार के जब आप क्वेश्चन मिला बनाते हैं, तो इनमें इनको हम समीकरण के द्वारा हल करना कहते हैं। तो इस विधि में क्या है, आपके पास हमेशा सही उत्तर या सटीक उत्तर आए, एक ही उत्तर आए, ये जरूरी नहीं होता। वैल्यू बदलने से आपका आंसर जो है वो बदल भी सकता है। तो आपके अंदर मतलब इस विधि के अंदर आपको जो है असटीक अवलोकन करने का भी जो है अवसर मिलता है। जो मैथ्स के जैसे हम कई क्वेश्चन होते हैं जो किस पर आधारित होते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड्स पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है, कुछ प्रकार हैं। फिर निरीक्षण विधि, अगर अब उससे कोई पूछ ले कि ये निरीक्षण विधि किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है, तो इसको निरीक्षण विधि भी कहते हैं। साथ में हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको अवलोकन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अलग अलग लोगों ने क्या किया है, इसके विकास के लिए बहुत कार्य किया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जेबी वॉटसन नाम के जो व्यक्ति हैं, जो किससे जुड़े हुए हैं, व्यवहारवाद से। ठीक है, व्यवहारवाद क्या होता है कि जो बिहेवियर की, किसी व्यक्ति के बिहेवियर का जब आप क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे व्यवहारवाद कहते हैं। तो वो भी क्या थे, एक व्यवहारवादी थे, मतलब लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया करते थे। और उन्होंने व्यवहारवाद में निरीक्षण, उन्होंने क्या की, बिहेवियर की जांच की थी। किस विधि के द्वारा, निरीक्षण विधि के द्वारा। और इसलिए इनको क्या माना जाता है, इस विधि का जनक माना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा आप कह सकते हैं कि ये विधि जो है वो क्या कही है, दी गई है, जेबी वॉटसन के द्वारा। ठीक है, फिर दूसरे व्यक्ति जिन्होंने इस विधि पर काम किया है उनका नाम है विलियम वुंट। विलियम वुंट, जब मनोवैज्ञानिक की हम बात करते हैं, हमने बात की थी कि इस विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, आप व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान की जब आप बात करेंगे तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की जो सबसे पहली उन्होंने क्या करी थी, प्रारंभिक प्रयोगशाला, सबसे पहली जब उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी, प्रयोगशाला स्थापित करने वाले कौन थे, वुंट थे। और उन्होंने क्या किया था, इस विधि के द्वारा अंतः निरीक्षण, ठीक है, कि किसी के आंतरिक निरीक्षण का कार्य इन्होंने इस विधि के द्वारा जो है संपन्न किया था। इसलिए आप कह सकते हैं कि जब अंतः निरीक्षण के बारे में पूछा जाए कि अंतः निरीक्षण विधि का जनक कौन है, तो कौन होगा, विलियम वुंट। ठीक है, उन्होंने भी क्या है, इस विधि में बहुत, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की आंतरिक, आंतरिक यानी अंदर की मानसिक स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उसके जनक किसे कहा जाता है, आंतरिक निरीक्षण के जनक विलियम वुंट को कहा जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे जो व्यक्ति हैं जो इस विधि से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है फ्रोबेल। फ्रोबेल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने किंडरगार्टन की स्थापना की थी। किंडरगार्टन की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी, या किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक भी इन्हें कहा जाता है, कि उनके द्वारा जो है ये विधि जो है दी गई थी। ठीक है, तो जब आप कहेंगे कि हम फ्रोबेल को भी क्या कहा जाता है, इसके अवलोकन का जनक कहा जाता है, इस विधि के अवलोकन का जनक जो है उन्हें माना जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इसी विधि के माध्यम से उन्होंने
बच्चों को स्वयं खोजने की, मतलब जब वो कहते हैं कि हम किसी प्रयोग विधि के द्वारा या स्वयं बच्चों को जो है सीखने के आधार पर चीजें सिखानी चाहिए, तो वो इसी विधि के बारे में बात करते हैं कि हमें आत्म अवलोकन जो है बच्चों को खुद से सीखने के अवसर मिलना चाहिए। तो वो इसी विधि के आधार पर जो है इस बात को कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्रोबल है वो भी क्या करते हैं, इसके इस विधि के आधार पर जो है उन्होंने किंडरगार्टन विधि को जो है स्थापित किया था। ठीक है, तो ये निरीक्षण विधि के बारे में हमने सारी बातें पढ़ी। ठीक है,